परीक्षा जो हुई है 16 अक्टूबर 2030 यानी कल, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, परीक्षा का पैटर्न इस बार क्या रहा, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एनालिसिस हमारा हिंदी विषय के लिए होगा, जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के इस बार हिंदी से प्रश्न पूछे गए, वो सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे चलकर एसएससी जीएसटी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको बता दें तो इसमें पेपर 2 होते हैं। कल पहले पेपर का एग्जाम था और पहले पेपर में यानी फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इन दोनों विषय से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए हर प्रश्न के लिए एक एक नंबर निर्धारित होता है। समय 2 घंटे होता है, तो 120 मिनट का टाइम होता है और उसमें आपको 200 प्रश्न हल करने होते हैं। तो यानी 1 मिनट से बहुत कम आपको टाइम मिलता है एक प्रश्न को हल करने में। और ये पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और दूसरा पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ट्रांसलेशन और ऐसे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके जो नंबर होते हैं इस प्रश्न पत्र के लिए, वो 200 अंकों को निर्धारित किया गया है। ये भी पेपर जो होगा वो भी 200 अंक का होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है। और जो कल परीक्षा हुई है वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे प्रश्न उसमें। अब बात करते हैं कि जो हिंदी का सिलेबस है एसएससी जीएसटी का, वो क्या है, यानी क्या क्या पूछा जाता है इसमें। तो अगर ये 100 प्रश्नों की बात करें जो कि हिंदी से पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न आते हैं हिंदी में, तो उसके सिलेबस में वाक्य संरचना, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, संधि विच्छेद, समास विग्रह, वर्णमाला, वर्तनी, वचन, लिंग, काल, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, कारक, पदबंध, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के एक शब्द और गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई साहित्य का प्रश्न नहीं आता है यहाँ पर। लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई है, कल जो परीक्षा हुई है, उसमें इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। यानी ये जो सारा सिलेबस दिया होता है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे तो सारे ही सिलेबस अपना तैयार करके गए थे, चाहे वो संधि विच्छेद हो, समास विग्रह हो, कारक, पदबंध, कैसे भी हो, सभी चीजों को पढ़ा। लेकिन ये जो परीक्षा हुई है इसमें संधि और विच्छेद और समास विग्रह, इन दोनों से एक भी प्रश्न नहीं था। ज्यादातर ये जो प्रश्न थे वो वाक्य शुद्धि से लेकर थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज जो रहा वो वाक्य शुद्धि का रहा। और वाक्य संरचना से भी प्रश्न पूछे गए। अगर हम वर्णमाला, वर्तनी, वचन, लिंग, काल, विशेषण, इन सब की बात करें तो डायरेक्ट कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। सारे चीजों को घुमा फिरा के पूछा गया है, जिससे टाइम बहुत ज्यादा लगा है। और कुछ बच्चों के तो इंग्लिश या हिंदी में से कुछ प्रश्न भी रह गए हैं। लिंग, वचन और काल या विशेषण से प्रश्न इस तरीके से पूछे गए कि उनको वाक्य में रखा गया और वाक्य के हिसाब से उसमें शुद्धि के रूप में पूछा गया कि इसका बताइए लिंग के अनुसार कैसे शुद्ध वाक्य होगा, वचन के अनुसार बताइए शुद्ध वाक्य। यानी सभी तरीके से पूछने का मतलब उनका वाक्य शुद्धि से था कि वाक्य शुद्धि के इतने ज्यादा प्रश्न आए थे कि सारे ये जो टॉपिक है उसी में कवर करने की कोशिश की गई है। तो इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज रहा। तो अब देखते हैं कि कुछ प्रश्न हमारे पास हैं जो कि विद्यार्थियों द्वारा पता चले हैं। तो आप लोग यदि आगे एसएससी जीएसटी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग भी, तो इस तरीके से आप उसको दिमाग में रख के तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जैसे कि कहा गया कि सबसे ज्यादा वेटेज जो रहा वो वाक्य शुद्धि का रहा। वाक्य शुद्धि में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए कि वाक्य में स्त्रीलिंग से संबंधित अशुद्धि बताइए, और उसमें जैसे वाक्य रख दिया गया नीलम रत्न लाभकारी होती है, इस तरीके से एक प्रश्न था। और भी कुछ वहां पर वाक्य थे, तो उनमें से यही वाला सही था लगभग। और मुझे अभी पता नहीं है कि 3 और कौन से ऑप्शन थे, लेकिन वो शायद ये ऐसा वाक्य देखने को मिला है, तो वो उनमें से वो आंसर होगा। इसके बाद पुल्लिंग से यानी लिंग से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन वो भी वाक्य शुद्धि के रूप में ही पूछे गए। इसके बाद वचन से भी प्रश्न पूछे गए और वो भी वाक्य शुद्धि के रूप में पूछे गए, जैसे कि उसके प्राण उड़ गए, उसका प्राण उड़ गया। इनमें से वचन से संबंधित त्रुटि बताइए। विशेषण से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन उसको भी वाक्य के रूप में ही घुमा फिरा कर पूछा गया। तो वाक्य शुद्धि से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे गए और पर्यायवाची शब्दों में पूछा गया, जैसे चांद का पर्यायवाची, त्याज्य का पर्यायवाची क्या होता है, भौरे का पर्यायवाची क्या होता है, इनमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। इस तरीके के प्रश्न पर्यायवाची में देखने को मिले।
साथ ही मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछे गए, जिनमें से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां आपके सामने हैं, जैसे कि आंख दिखाना का अर्थ पूछा गया, मुंह लटकाना क्या होता है, मुहावरे का अर्थ बताइए, मेंढकी को जुखाम होना, इसका अर्थ बताइए, यानी इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इस तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। वाक्य संरचना से भी प्रश्न थे और लगभग ये 4 से 5 प्रश्न थे। तो कुल मिला के बात की जाए कल की परीक्षा की, तो इसमें संधि, विच्छेद, समास, विग्रह ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। और लिंग, वचन, कारक, इन सब की बात की जाए तो सभी चीजें वाक्य शुद्धि या वाक्य संरचना के रूप में पूछी गई थी। तो जिससे कि जो पेपर है वो काफी लेंदी हो गया था, टाइम कम होने की वजह से कुछ लोगों का पेपर भी छूट गया और बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए, क्योंकि टॉपिक तो सारे ही वो लोग तैयार करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पर फोकस करते हैं, चाहे वो संधि, समास, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन होते हैं जिसपे जब बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि समास क्या होगा, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, संधि किस तरीके से होती है, उसका विच्छेद किस तरीके से होता है। तो काफी बच्चों ने उस पर टाइम लगाया और उनमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो ये चीज बिल्कुल अलग देखने को मिली इस बार की परीक्षा में। तो 200 प्रश्नों की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 160, 65, 70, 75 इस तरीके से भी अटेम्प्ट किया है। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से कितने सही होते हैं कितने नहीं है, बच्चे अपनी समझ से तो उसको बिल्कुल सही करके आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जब आंसर की आती है तो उसमें काफी गलतियां मिलती हैं और 1/4 निगेटिव मार्किंग होने की वजह से काफी प्रश्न गलत हो जाते हैं। अभी तो जो सुनने को मिल रहा है तो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं कि 160, 65, 70 तक भी किया है, लेकिन उसमें कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं उसके अनुसार भी रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो इससे कम भी अटेम्प्ट कर पाए हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कितनी रहती है उसका रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। और इसकी आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी तो इससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो जिन विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा दी है वो लोग कैसा भी पेपर हुआ है अब उस पर चिंता छोड़कर, हो सकता है कि आपने कम प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं लेकिन वो सभी सही निकले, इसलिए आप लोग उस चिंता को छोड़कर अपनी सेकंड पेपर की परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आपने एसओ या फिर किसी और अनुवादक या राजभाषा अधिकारी के लिए फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी में जुट जाइए। अब जो आपने कर दिया है वो तो हो चुका है, अब इसमें सोचने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चाहे आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हो लेकिन आप सेकंड पेपर के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक नहीं पता चल सकता है कि बच्चों के कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं और फाइनल आंसर की में कितने नंबर किसके हैं। तो आप लोग सभी लोग सेकंड पेपर की तैयारी करिए। और यदि आप आई एग्जाम बी से जुड़ना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो IBPS एसओ हो या फिर आपका SSC JST का सेकंड पेपर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस समय इन सभी कोर्स पर आपको 42% का ऑफ दिया जा रहा है। नवरात्रि ऑफर है ये, और इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा NAV42। जब इसकी आंसर की आ जाएगी तो आप लोगों को इसके कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि इस बार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और लास्ट ईयर कितनी थी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, सेकंड पेपर के लिए तैयारी जारी रखिए।